व्हेन शी नीड्स इट, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव प्रोसीजर। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है कि पॉलीमर्स में दम है और वो सिर्फ इम्प्लांट एप्लीकेशन नहीं, दूसरे एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये ग्राफीन चीज़ है क्या? ग्राफीन इज़ अ वंडर मटेरियल, राइट। आज इतने सारे उसके एप्लीकेशंस है, यानी सबसे आपको कॉमन बताएं तो आपने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सुना होगा। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इलेक्ट्रिक कार्स है, ठीक है। डीजल एंड पेट्रोल इंजिन्स आर गोइंग आउट ऑफ द फेवर। तो टेस्ला नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, जिसकी कार सबसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है इलेक्ट्रिक कार्स में। द टेस्ला कार्स यूज़ ग्राफीन बैटरीज एक्सक्लूसिवली, उनका पेटेंट है, दे यूज़ ग्राफीन बैटरीज। आपके मोबाइल फ़ोन में भी काफ़ी कंपोनेंट्स ग्राफीन के होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ, जैसे कि टच स्क्रीन्स है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर एंड सिंथेटिक्स, प्रिंटिंग, बहुत जगह ग्राफीन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ ग्राफीन? इट इज़ बेसिकली एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी ग्रेफाइट जो होता है उसका अगर सिंगल लेयर एटम का हम निकाला जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल में, उसको ग्राफीन बोलते हैं। सबसे ग्राफाइट हमने कहाँ देखा है? पेंसिल में जो लेड बोलते हैं हम, दैट इज एक्चुअली ग्रेफाइट, राइट। सो वो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर नोन टू मैन। आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्गर देन डायमंड। इट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमंड, इतना स्ट्रॉन्ग है वो मटेरियल, राइट। इसके अलावा उसके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक बहुत ही एब्रेजन रेजिस्टेंस है। तो इसके पेंट जो बनाए जाते हैं वो कार के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, अगर एक थिन कोट भी उसका लगाया जाए तो वो स्क्रैच होता ही नहीं। तो आगे जाके हम, आई एम श्योर डेंटल के हमारे पास ये वी विल हैव ग्लेज आएगा, जो आप एक लेयर लगा दो पॉलीमर या कंपोजिट क्राउन पे, उसके बाद वो कभी उसका स्टेन निकलेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग है ये मटेरियल, राइट। ये सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, राइट। इट ऑल्सो रिएक्ट्स केमिकली विथ अदर सब्सटेंसेज, सो इट अलाउज इट टू बी यूज्ड एज अ रीइंफोर्समेंट विथ अदर मटेरियल, एंड दैट इज द रीज़न, इसी वजह से हम आज इसको यूज़ कर पा रहे हैं। बहुत हाई डेंसिटी है, ट्रांसपेरेंट है। बहुत लोगों ने शुरू में बोला ग्राफीन तो ब्लैक होता है, लेकिन वो ग्राफीन नहीं है, वो ग्रेफाइट है, राइट। ग्राफीन इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, दैट इज समथिंग, ये क्वालिटी हमको डेंटिस्ट्री में बहुत काम में आती है, ठीक है। इट इज़ नॉट ओपेक, इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी, कि ये बैक्टीरिया को अपने ऊपर ग्रो होने नहीं देता। यानी जर्कोनिया इज अ इनर्ट मटेरियल, ये रिएक्ट नहीं करता है, कोई टिश्यू रिएक्शन कॉज नहीं करता है, लेकिन प्लाक और ये उसके ऊपर डेवलप हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल है जो बैक्टीरिया को उसके ऊपर डेवलप ही नहीं होने देता, उगने ही नहीं देता है, ठीक है। सो दैट माउथ के अंदर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये फ्लेक्सिबल, जो आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ये फ्लेक्सिबल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आजकल एप्लीकेशन ग्राफीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है और एनर्जी स्टोरेज यानी बैटरीज में हो रहा है आज की डेट में। मेडिकल एप्लीकेशन, बायोमेडिकल सिर्फ 2% है अभी, और इसमें डेंटल तो आप 0.01 या 0.1% समझ लीजिए। बट व्हाट माय प्रेडिक्शन इज, आने वाले समय में ये इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़ने वाला है, राइट, इन ऑल द फील्ड्स। तो ये इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, मैं आपको उससे बोर नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे डेंटिस्ट्री के लिए जो माना जाता है कि बिकॉज इसके जो पॉलीमराइजेशन जो ये प्रमोट करता है, इसको जब हम मटेरियल लाइक पीएमएमए यानी हमारा एक्रिलिक रेजिन, अपना एक्रिलिक, ठीक है, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट इज व्हाट वी हैव बीन यूजिंग इन सेल्फ क्योर फॉर्म और लाइट क्योर फॉर्म और ड्यूअल क्योर फॉर्म, राइट। इसके साथ जब इसको मिक्स किया जाता है तो जो एक्रिलिक का कन्वर्जन है यानी मोनोमर टू पॉलीमर, वो बहुत हाई होता है। आपको पता है डेंचर में कितना भी आप अच्छा पॉलीमराइज करो, क्योरिंग करो, उसके बाद थोड़ा मोनोमर रह जाता है उसमें, राइट। तो व्हेन इट इज मिक्स्ड विद ग्राफीन, दिस कन्वर्जन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%, राइट। इलास्टिसिटी है, ये तो हम समझ गए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड लेड वाटर एब्जॉर्प्शन। सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूज इन द माउथ में यूज करने के लिए इसके ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अच्छे हैं। तो बेसिकली इससे डेंसर चेन बनता है, नो मोनोमर रेसिड्यू, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सेलेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज।
नाउ आपको लगेगा कि ये PMMA क्यों आया। जैसे ही PMMA आता है, मेंशन होता है, हमको लगता है ये टेम्पररी मटेरियल है, सिर्फ हम हीट क्योर डेंचर देते हैं, उसके अलावा PMMA आज हम कहीं दूसरी जगह यूज़ नहीं करते। जब हम हाइब्रिड प्रोस्थेसिस में, इम्प्लांट में मेटल फ्रेम के साथ यूज़ करते थे तो उसमें हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, इसीलिए हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये प्योर PMMA नहीं है, ठीक है, उसको ग्राफीन के साथ जब मिलाया जाता है तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 2, आज का जो PMMA है, आज की डेट में जो आपको जैसे जर्मन कंपनी लाइक ब्रिडेंट का PMMA देखते हैं, इट इज़ ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। ये जो 30 साल पहले हमको DPI का जो मिलता था उसमें और आज के PMMA में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसकी भी पॉलीमर केमिस्ट्री इंप्रूव हुई है ओवर द ईयर्स। बोलने के लिए हिट क्योर है, लेकिन वो हिट क्योर में और आज के हिट क्योर में बहुत फ़र्क है। सो इस मॉडर्न पॉलीमर में जब ग्राफीन मिलाया जाता है तो इट गिव्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मटेरियल्स, राइट। सो कलर स्टेबिलिटी, यानी इसका कलर कभी जाता नहीं है, डिसकलर नहीं होता है, वेयर रेजिस्टेंट, फ्लेक्चर, ये ऑल चीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। आई विल नॉट बोर यू विथ दिस, ये हमको पता है। ये उसके बायोकॉम्पैटिबिलिटी के टेस्ट हैं, बिकॉज अगर आप, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप आपके डॉक्टर्स को बताएंगे कि सर ये नया मटेरियल, या मॅडम ये नया मटेरियल आया है, आप ट्राय करना चाहेंगे क्या, तर ते विचारतील तुम्हाला सर्वात आधी की ह्याचा रिझल्ट आहे का, हे पास्ट आहे का, FDA अप्रुव्हल आहे का ह्याचा, हे सगळं प्रश्न ते विचारतील। कारण जेव्हा कुठलाही नवीन मटेरियल येतो तेव्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये डाउट्स येतात, सबके दिमाग में डाउट आता है कि ये सही है कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं, हमने कभी सुना नहीं इसके बारे में, कौन से कंट्री में चलता है। ये सब टेस्ट इसके हो चुके हैं, ठीक है, इसके सब बायोकॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट। ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल कंपनी है और आपको पता है कि यूरोप में इसके जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अपने देश में तो कुछ भी चल जाता है, कुछ भी लाके आप यूज़ करेंगे, कोई रोकता नहीं है आपको, कोई बोलता नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ से निकल रहा है तो वो सब टेस्टिंग होके ही पहुँचता है, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्राफीन बनाने वाली कंपनी है वो ग्राफीन बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाते हैं, बैटरीज के लिए बनाते हैं, तो उनके लिए डेंटल मार्केट बहुत ही छोटा सा है। उनको यानी ऐसा लगता है इसके ऊपर क्यों ध्यान देना चाहिए, ये छोटा सा मार्केट, उनके ये बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। जब ये मार्केट साइज बढ़ेगा, जब इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, अपने आप आपको ये ग्राफीन बहुत सारी जगह से आना शुरू हो जाएगा, यानी बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारी लैब्स में यूज़ होना शुरू हो जाएगा, राइट। टिल दैट टाइम वी आर कन्विंस्ड आफ्टर यूजिंग इट, यानी हमने इसको इस्तेमाल किया है 1.5-2 साल के लिए, कि इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ है जो हमारे काम आ सकती है, राइट। तो ये सबसे आगे जाते हुए ये सब इसके स्ट्रेस टेस्ट है। अभी थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। डेंटिस्ट पूछेगा आपको इसके लिए टूथ प्रिपरेशन कैसा लगेगा, यानी ये नया मटेरियल है, ये अगर क्राउन बनाना है, फॉर एग्जांपल फुल क्राउन बनाना है, तो क्या प्रिपरेशन चाहिए, वो भी सब नहीं पूछते। ज़्यादातर डेंटिस्ट सोचते हैं कि मेरे को टेक्नीशियन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे डेंटिस्ट होते हैं जो पूछते भी हैं, ठीक है। तो अगर वो पूछते हैं तो आपको बताना है कि सर या मैडम जैसा जर्कोनिया का आप प्रिपरेशन करते हैं, सेम प्रिपरेशन आपको इसके लिए करना है, यानी अबाउट 1 मिलीमीटर का क्लियरेंस चाहिए हमको ऑक्लूजल। 1 से ज़्यादा देते हैं तो ऑलवेज बेटर, 1 से ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 मिलीमीटर क्लियरेंस चाहिए। साइड में एक्शियल क्लियरेंस जो बोलते हैं वो 0.8, 0.6 या 0.5 मिलीमीटर्स भी रहा तो भी चल जाता है, ठीक है। ऑक्लूजल जहाँ लोड बेरिंग है वहाँ कम से कम 1 मिलीमीटर होना चाहिए क्लियरेंस। और अगर आप एंटीरियर क्राउन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें अगर पेशेंट को डीप बाइट है या बहुत हैवी बाइट है तो फिर 1 मिलीमीटर क्लियरेंस चाहिए, नहीं तो 0.5 में भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, राइट। तो प्रिपरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये देखिए, जैसे ये मेटल या फुल जर्कोनिया का प्रिपरेशन है, ये PFM के लिए क्लियरेंस है, और ये लेयर्ड जर्कोनिया के लिए या ईमैक्स के लिए क्लियरेंस है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना अच्छा क्लियरेंस कौन देता है, कौन से कंट्री में मिलता है, पता नहीं है, इंडिया में तो नहीं मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जब प्रिपरेशन कम है तब भी ग्राफीन मटेरियल कैन एक्ट एंड गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। फिर दूसरी क्वेश्चन आती है कि इसमें लेबोरेटरी के पैरामीटर्स क्या है। सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट मटेरियल टू प्रोसेस, यानी अगर आप जर्कोनिया को लेते हैं फॉर एग्जांपल, जर्कोनिया को आप मिलिंग करने के बाद आपको सिंटरिंग करना पड़ता है,
राइट। तो उसमें आपको उसका बार कोड डालना पड़ता है, श्रिंकेज फैक्टर डालना पड़ता है, सिंटरिंग की पूरी प्रोसेस होती है। यूजुअली हम ओवरनाइट सिंटरिंग करते हैं, उसके पहले कभी कभी हम डिपिंग करते हैं कलर लाने के लिए। कभी मल्टी शेडेड जर्कोनिया आता है तो उसमें थोड़ा बहुत कलरिंग इनबिल्ड होता है, फिर बाद में हमको स्टेनिंग ग्लेजिंग करना पड़ता है। अगर हम ईमैक्स की बात करेंगे तो आप सब लोग आई एम श्योर प्रेसिंग से करते हैं ईमैक्स, बिकॉज दैट इज़ द इकोनॉमिक वे ऑफ डूइंग इट। जिसके पास चेयर साइड कैड कैम है, हम ईमैक्स के ब्लॉक होते हैं जिसको हम मिल करते हैं, उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ता है फर्नेस में। एक 20 से 25 मिनट की साइकिल होती है, उसके बाद वो कलर आता है, नहीं तो पर्पल कलर का ब्लॉक रहता है। वो मिलिंग करने के बाद उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, और उसके बाद साथ में स्टेनिंग ग्लेजिंग कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो ये जो मोस्ट हार्ड ड्यूरेबल मटेरियल्स है, इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लेज़र सिंटरिंग करके फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसमें भी आपको मालूम है कि ऐसा बोला जाता है कि वो एडिटिव टेक्निक है, सब्ट्रैक्टिव जैसा मिलिंग, उसमें वेस्टेज कम होता है, लेकिन आपको मालूम है कि कितना उसमें स्ट्रट्स कट करने पड़ते हैं, पहले क्लीन करना पड़ता है उसको, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग शुरू होता है। सो लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट गोज बिहाइंड प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग। यानी मटेरियल बन के जब रेडी होता है उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ग्राफीन को देखा जाए तो इसका जो मिलिंग पैरामीटर है, वो मैं आपको लेके जाता हूँ, वो बिल्कुल पीएमएमए जैसा है। यानी आप मटेरियल इसमें पीएमएमए एक्रिलिक या पीएमएमए सिलेक्ट करेंगे तो जो मिलिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी मिलिंग मशीन में, दैट विल बी फॉर कॉम्पोजिट, एक्रिलिक और पीएमएमए, राइट। और आपको ये भी पता है कि वो सबसे वन ऑफ द इजी मिलिंग स्ट्रैटेजीज है। यानी फास्ट मिलिंग होता है, टूल वेयर सबसे कम होता है क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है टू मिल। वैसे तो यानी वो सबसे इसकी अच्छी बात है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द माउथ बट वेरी इजी टू मिल इन द लेबोरेटरी। तो यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, राइट। सो आपको कोई अलग से स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करना है कि इसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे। आप पीएमएमए में लगाइए और आप बहुत अच्छे से इसको प्रोसेस कर पाएंगे, राइट। इसके बाद ये जब मिलिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद या तो आप इसको मोनोलिथिक फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं एज अ मोनोलिथिक क्राउन, जिसको हम स्टेन ग्लेस करके डॉक्टर को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ पोस्टीरियर क्राउन, यानी मोलर के ऊपर क्राउन है, फुल क्राउन है, तो उसमें लेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मटेरियल वैसे ही ट्रांसलूसेंट होता है, यानी वो ओपेक नहीं होता। जैसे जर्कोनिया काफ़ी ओपेक होता है, राइट। स्पेशली जो वाइट जर्कोनिया था पहले का, आजकल ट्रांसलूसेंट वाले आ गए हैं, लेकिन वो काफ़ी ओपेक, उसको स्टेनिंग ग्लेजिंग करने के बाद भी वो यानी मेटल सिरेमिक जितना अच्छा नहीं दिखता था कभी भी। लेकिन वो मोनोलिथिक होने की वजह से हमको हार्ड, उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, इसलिए हम उसको स्टेन ग्लेस करते थे। सेम वे में आप इस ग्राफीन बेस्ड यानी जी कैम को भी आप मोनोलिथिक फॉर्म में मिल कर सकते हैं। आप चाहिए तो उसको पॉलिश करके भी डिलीवर कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो उस पर स्टेनिंग एंड ग्लेजिंग भी विथ लाइट क्योर स्टेन एंड ग्लेज कर सकते हैं। ऑनेस्टली पॉलिशिंग ऑल्सो गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट, और इसकी पॉलिशिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर सिमिलर टू व्हाट यू यूज़ फॉर कॉम्पोजिट, राइट। तो इसका जो सरफेस फिनिश है बहुत ही अच्छा आता है, ये आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं, राइट। इट इज़ मच बेटर देन प्योर पीएमएमए जो हम टेम्पररीज के लिए यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद इसके दो तीन यानी फॉर बॉन्डिंग जी कैम रेस्टोरेशन ईदर इन द माउथ बाय द डॉक्टर और इन द लेबोरेटरी बाय द टेक्नीशियन। यानी अगर हम इम्प्लांट रेस्टोरेशन की बात करें तो हमारे टाई बेसिस जो होते हैं, टाई बेसिस के ऊपर हम इसके फ्रेमवर्क को या इसके क्राउन को सीमेंट करेंगे, बॉन्ड करेंगे लैब में, राइट। और उस पर स्क्रू चैनल होगा ऊपर और वो हम डॉक्टर को भेजेंगे। तो इसके बॉन्डिंग का जो है प्रोटोकॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सादे सीमेंट से इसको सीमेंट नहीं कर सकते, इसको इन सम वेज इट इज़ सिमिलर टू बॉन्डिंग लिथियम डाइसिलिकेट जैसे ईमैक्स। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत डेंटिस्ट ने भी पूछा है कि इसको एसिड एच करना है क्या। जैसे आपको पता होगा अगर ईमैक्स के रेस्टोरेशन को बॉन्ड करना है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से इसको एच करना पड़ता है 4% एसिड से 20 सेकेंड के लिए, राइट। इसमें कोई भी एसिड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ सो हार्ड, नंबर वन। नंबर टू, इट डजेंट हैव, इट इज़ नॉट अ ग्लास सेरेमिक, उसमें सिलिका नहीं है। सिलिका होती है तो वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विल हेल्प टू एच दैट, लेकिन एसिड का इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है। तो आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें एक पॉलीमर प्राइमर या एक्रिलिक प्राइमर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, और ये बॉन्डिंग एजेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक पॉलीमर प्राइमर है। तो दीज आर द टू कंपनीज विच आई नो ऑफ एंड आई यूज़ रूटीनली।
एक ब्रिडेंट का है और एक जीसी का है जो आपको देखने मिलेगा आज। तो ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपको जी कैम का इम्प्लांट सुपर स्ट्रक्चर टाई बेस पे या फ्रेमवर्क पे बॉन्ड करना है तो आपको ये मटेरियल यूज़ करना जरूरी है। अगर डॉक्टर आपको पूछते हैं कि अगर हमको मोनोलिथिक क्राउन बॉन्ड करना है या विनियर बॉन्ड करना है जी कैम का, तो उनको भी ये पॉलीमर प्राइमर उनके पास रखना पड़ेगा। अगर किसी के पास किसी रीज़न के वजह से ये नहीं है तो आप 8th जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट जो डॉक्टर कॉम्पोजिट्स में यूज़ करते हैं, डेली जो कॉम्पोजिट्स करते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडियली इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर दिस, सो दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसके अलावा आपको सैंड ब्लास्टिंग करना है। ये जब डेंटिस्ट को बोलते हैं तो उनको बहुत सोचना पड़ता है, सैंड ब्लास्टिंग कहाँ से आया, ये क्यों है, क्या है। आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ सैंड ब्लास्ट यूज़ करते हैं हर चीज़ों को, तो आपको इसको भी सैंड ब्लास्ट करना है। आइडियल इज़ 110 माइक्रॉन सैंड, 110 माइक्रॉन इज़ आइडियल फॉर ब्लास्टिंग, बिकॉज जो रेजिन सीमेंट हम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका जो मॉलिकुलर साइज़ है वो 110 माइक्रॉन्स है। तो वो अगर आप जर्कोनिया को भी, आई डोंट नो आप लोग जर्कोनिया को सैंड ब्लास्ट करते हैं कि नहीं, वी सैंड ब्लास्ट जर्कोनिया ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। इन क्लिनिक हम क्लिनिक में 50 माइक्रॉन सैंड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सैंड ब्लास्टर वो छोटे वाले होते हैं जो एयर रोटर कपलिंग में लगते हैं। ठीक है, आपके पास ये बड़ा सैंड ब्लास्टर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 110 माइक्रॉन से भी कर सकते हैं, 2 to 3 बार प्रेशर विच इज स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग। तो इसको सैंड ब्लास्ट करना है विद द सेफ डिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर आप सैंड ब्लास्टर का टिप बहुत पास लेके जाएंगे तो चिपिंग हो सकता है या डैमेज हो सकता है उसका मार्जिन, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप सैंड ब्लास्ट कीजिए। सैंड ब्लास्टिंग इज एब्सोल्युटली कंपलसरी, इसके बिना इसको बॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो सीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये डेडिकेटेड सीमेंट है जो स्पेसिफिकली इम्प्लांट मेटेलिक रेस्टोरेशन पे दूसरी चीज़ें सीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। दे आर एनारोबिक सीमेंट, यानी वो ऑक्सीजन से इसका पॉलीमराइजेशन अफेक्ट नहीं होता है। तो ये DTK क्लेबर करके ब्रिडेंट का सीमेंट है, या फिर मल्टीलिंक हाइब्रिड अबटमेंट सीमेंट है आइवोक्लार का। So these are specifically meant for cementation of implant components in the laboratory. ठीक है, आप इसके अलावा अगर किसी कारण ये नहीं है तो आप दूसरे रेजिन सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये डेंटिस्ट क्लिनिक में यूज़ करते हैं, वेरियोलिंक है, मल्टीलिंक है, दीज कैन ऑल्सो बी यूज, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्लास आइनोमर या दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करना है, आपको रेजिन सीमेंट ही यूज़ करना है, because this is a PMMA based material. It will actually bond to the resin cement, right, and it will form a very strong bond with that resin cement. इसलिए आपको रेजिन सीमेंट ही यूज़ करना है। तो आपको जस्ट एक या दो क्लिनिकल केसेस में दिखाना चाहता हूँ। ये एक गायनेकोलॉजिस्ट है, इमेजिन शी हैज़ अ बैड ओरल हाइजीन एंड थिंग्स लाइक दिस, सो दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ टोटल एक्सट्रैक्शन। इसमें टोटल एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट करना चाहिए, लेकिन ये कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब मेरे पास आए थे, बोले कि मेरे बेटे की शादी है 2-3 महीने बाद, जब भी परमिशन मिलेगी तो मुझे अभी वो मैं इम्प्लांट सब करूँगी, लेकिन मुझे अभी इमीडिएट आप थोड़ा सा रिपेयर वर्क करके दीजिए। तो उनके पास एक लोअर पार्शियल डेंचर है बहुत पुराना, और ये उनके ऊपर अपर राइट साइड के लैटरल कैनाइन प्रीमोलर ये सब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो बोले मुझे कम से कम इम्प्लांट में आप अभी कुछ करके दीजिए, फिर मैं बाद में 6 महीने बाद आती हूँ और सब अच्छे से करेंगे अपन, जब वो कोविड का भी खुल जाएगा। वो अभी तक खुला नहीं है कुछ भी, एज ऑफ टुडे नागपुर में अभी भी लॉकडाउन है। ठीक है, सो मैंने सोचा ये अच्छा केस है ग्राफीन ट्राई करने के लिए, क्योंकि जब नया मटेरियल आया था तो मैंने बोला कि वैसे भी हमको लॉन्ग टर्म प्रोविजनल चाहिए। तो ये बिकॉज हमारा इनिशियल केस था, वी वर नॉट रेडी टू गिव परमानेंट रेस्टोरेशन टू सम पेशेंट, यानी एकदम परमानेंट बोल के नहीं देना है, क्योंकि अपने को खुद को नहीं पता इसका रिजल्ट कैसा है। तो इसमें ट्राई करेंगे ऐसा सोचा। एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज है ऑन द लेफ्ट साइड, ये 7 यूनिट का ब्रिज है। ठीक है, इसमें पॉन्टिक सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ ये पियर अबटमेंट है, तो यहाँ एक टूथ है, यहाँ एक टूथ है थर्ड मोलर, और ये कैनाइन है। ठीक है, तो इट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन। लेकिन मेटल सिरेमिक में या जर्कोनिया में हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो 100% फेल होगा। तो मैंने उनका लेफ्ट साइड पे ये ब्रिज बना के दिया उनको ग्राफीन में, और ये कंपोजिट से थोड़ा सा लेयर करके, और राइट साइड में इम्प्लांट से ये एक बना के दिया। सो दिस इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन इम्प्लांट्स, राइट। ये देखिए यहाँ 2 इम्प्लांट डाल के ये ग्राफीन का एक ब्रिज बना के दिया। तो ये जो इनका
स्टेटस है, ये है 10 महीने के बाद। लड़के की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी वो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि अब उनके चेंज करने की कोई इच्छा नहीं है। बोले सर ये जब टूटेगा, जब निकलेगा तब हम इम्प्लांट के बारे में सोचेंगे। नीचे ऑफ कोर्स कास्ट पार्शियल डेंचर बना के दे दिया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टिल डेट। व्हाट यू कैन सी, व्हाट इज़ अप्रिशिएबल इज़ इनकी ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर है, यानी इतना बोलने के बाद भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बट स्टिल बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ पॉलिशेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इट इज़ नॉट सो बैड फ्रॉम कंसिडरिंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जहाँ हमने शुरुआत की थी उसके हिसाब से ये काफ़ी डिसेंट रिजल्ट है। तो इससे मुझे इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये मटेरियल में दम है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। तो फिर एक बार मेरे पार्टनर के साथ जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनके साथ बैठ के मैंने बात किया कि चलो इसको हम 2-3 और केसेस में एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको मैं और 1-2 केसेस दिखाता हूँ। ये कॉम्बिनेशन प्रोसेसेस जहाँ ग्राफीन के अलावा दूसरी चीज़ें भी हमने साथ में यूज़ की है। तो ये जी स्ट्रॉन्ग करके इनका एक वेरिएंट है, जी कैम इनका स्टैंडर्ड मटेरियल है। जी स्ट्रॉन्ग है जिसमें ग्राफीन का कंटेंट और भी हायर है, ठीक है, लेकिन ये वाइट इन कलर है, इट इज़ नॉट टूथ कलर्ड। जैसे जो नॉर्मल जी कैम की डिस्क है वो A1, A2, A3 अलग अलग शेड में आती है, मल्टी लेयर में भी आती है, ये वाइट कलर की डिस्क है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसका फ्रेमवर्क बनाया माइलो टाइप में, और फिर इसको ये इंडिविजुअल जर्कोनिया क्राउन्स, अभी सी द कॉम्बिनेशन, यू हैव अ जी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विथ जर्कोनिया क्राउन्स, इंडिविजुअल जर्कोनिया क्राउन। तो इसका आइडिया क्या है कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग है और लाइट वेट है, और जो एक्चुअल ये टोबैको चूअर है, हमारे साइड में नागपुर साइड में तंबाकू और इसका कंजम्पशन बहुत हाई है, और जो तंबाकू खाता है वो कभी छोड़ता नहीं है, राइट, पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, सो ही इज़ अ टोबैको। इनमें हमने PFM दिया था पहले अपर आर्च में, लेकिन वो 2-3 साल में उन्होंने उसको भी तोड़ के उसमें स्क्रू लूजनिंग होके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि इसको हम चेंज करते हैं। और जब ये लगाए तो इसमें इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन वेयर आप एस्थेटिक्स भी दे सकते हैं जिंजाइवल लेयरिंग से, और जर्कोनिया क्राउन होने की वजह से आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अगर इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर हम PFM का फ्रेमवर्क या जर्कोनिया के फ्रेमवर्क के ऊपर जर्कोनिया का क्राउन देते हैं इंडिविजुअल, तो एवरीथिंग इज हार्ड एंड रिजिड, सो ऑल द स्ट्रेसेस आर ट्रांसमिटेड टू द इम्प्लांट। यहाँ क्या है, ये सैंडविच लेयर का काम करता है, बीच में ये कुशनिंग का काम करता है जो फ्रेमवर्क है। तो आपको एस्थेटिक्स और स्ट्रेंथ जर्कोनिया की मिल रही है, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग कुशनिंग इफेक्ट ऑफ जी कैम और जी स्ट्रॉन्ग। सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए, ये एक्सरे है, इसमें आपको नीचे एक फेल होता हुआ पुराना